वेलकम फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम सॉल्व करेंगे आरआरबी एनटीपीसी का पेपर जो कि 2 अप्रैल 2016 को फर्स्ट शिफ्ट में कंडक्ट हुआ था। तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस वीडियो का लाभ उठा पाएँ। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है वो हमारा ब्लड रिलेशन से है। तो इसमें पूछा गया है, जॉन ने कहा सोरोना मेरी दादी के इकलौते बेटे की बेटी है। तो दादी के इकलौता बेटा की बेटी मतलब कि आप जो बोल रहा है उसको वो अपने पिताजी के बारे में बात कर रहा है। बिकॉज दादी के इकलौते बेटे मतलब अगर दादी है और इकलौता बेटा है तो ऑब्वियसली वो उसका कोई या तो बेटा होगा या बेटी होगी। ठीक है, जॉन लिखा है इसलिए नाम से ही समझ जाना है कि आपको बेटे के बारे में बात हो रही है। तो इसमें बोला है जॉन मेरी दादी के इकलौते बेटे की बेटी है, तो मतलब बेटा बोल रहा है और बेटी के बारे में बोल रहा है। तो मतलब ये क्या हो गया, ये इन दोनों में जो रिलेशन होगा वो आपका सिस्टर का हो गया, सिस्टर ब्रदर का रिलेशन हो गया। तो जो आपका ऑप्शन है वो फर्स्ट वाला ए करेक्ट हो जाएगा। अब आप लोगों को ये याद रखना है कि जो भी ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन होते हैं वो आपको पर्सनल जो आपके रिलेशन है आपको उससे मिला के करना है, उससे रिलेट करके आप करोगे तो आपका क्वेश्चन डेफिनेटली सही होगा। क्योंकि यहाँ पे जितना भी बता दिया जाए, जब तक आप रिलेशन के बारे में खुद से नहीं जानोगे तब तक आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, एक सीढ़ी है 20 मीटर लंबी है, ठीक है, दीवार पर टिकी हुई है। तो मान लीजिए कि एक दीवार है उस पर 20 मीटर सीढ़ी टिकी हुई है। ठीक है, अब इसमें पूछा गया है यह ज़मीन से 6 डिग्री, अब ये 6 डिग्री नहीं है, ये 60 डिग्री है, गलत इसमें दिया हुआ है। ठीक है, 60 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, दीवार से सीढ़ी के पैरों के बीच की दूरी निकालियो। तो मतलब अपन को ये एक्स फाइंड आउट करना है। तो मैंने बताया था आपको पिछले जो क्वेश्चन पेपर में भी सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन था, एल ए एल बटे के होता है। यहाँ पे मैं बता दूं, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, लंब होता है, एल का मतलब है यहाँ पे परपेंडिकुलर, ए का मतलब है यहाँ पे आधार होता है जिसको बेस बोलते हैं, एंड के का मतलब यहाँ पे कर्ण होता है जिसको आप हाइपोटेनियस बोलते हो। ठीक है, तो आपको दो चीज़ें एक फाइंड आउट करना है, एक गिवन है। तो आपको ये हाइपोटेनियस मतलब आपको कर्ण दिया हुआ है, ठीक है ना, कर्ण दिया हुआ है। तो आपको रिलेशन लेना है ए बटा के, है ना, ए बटा के इज इक्वल टू होता है आपका कॉस थीटा होता है। तो थीटा आपको 60 डिग्री दिया हुआ है, तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो जब आप सॉल्व करोगे इसको, ए बटे के इज इक्वल टू साइन 60 ए कॉस 60। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका ए अपॉन 20 इज इक्वल टू 1/2। तो जो ए की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, जब आप इसका त्रियक गुणा करोगे या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये आ जाएगा 10 मीटर। तो ये आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जीवों और पर्यावरण के बीच अन्योन क्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण या अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो मैं इसको बता दूं कि इसमें बोला गया है इस क्वेश्चन में, जो जीव होते हैं हमारे, जो पशु पक्षी या जो भी होते हैं, और पर्यावरण के बीच जो संबंध होता है उसका अध्ययन हम लोग किस चीज़ में करते हैं। तो आपको पता है पारिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं हिंदी में, या इकोलॉजी बोलते। ठीक है ना, तो जो जीवों और जो हमारा पर्यावरण है उनके बीच में जो रिलेशन है, उस रिलेशन को जो अध्ययन किया जाता है उसको किया जाता है हम इकोलॉजी बोलते हैं या पारिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नीचे है, वैज्ञानिक के बैडमिंटन के खेल में निम्नलिखित में से कौन सा एक हाई हिट ओवरहेड शॉट होता है जिसमें शटल को प्रतियोगी के पाले में तेजी से नीचे की ओर हिट किया जाता है। तो आपको पता होगा, जो लोग बैडमिंटन देखते होंगे या खेलते होंगे उनको पता होगा कि एक स्मैश मारते हैं, स्मैश, उसको स्मैश बोलते कि जो स्मैश होता है वो ऐसा तेज से मारा जाता है कि जो नेट के ऊपर से जो शटल होता है वो नीचे डायरेक्ट दूसरे के पाले में सीधी गिर जाए, गिराने के लिए मारा जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही हाई स्पीड शॉट होता है, इसको स्मैश बोलते हैं। तो आपका ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक रीजनिंग का क्वेश्चन है जो कि बहुत ही सिंपल सा है। इसमें पूछा गया है 35 दिया हुआ है, इसमें प्लस माइनस का कुछ दिया हुआ है कि प्लस को ये बोलते हैं, माइनस को ये बोलते हैं। तो आपको सबसे पहले माइनस दिया है, आपको देखना है माइनस को क्या बोला जाता है। तो आपको यहाँ पे माइनस को प्लस बोला जाता है, तो यहाँ पे प्लस लिख लें। माइनस को सॉरी अपॉन बोला जाता है, तो 5 लिख दिया। फिर प्लस लिखा हुआ है इसमें, और प्लस को क्या बोला जाता है, प्लस को बोलते हैं गुणा, तो गुणा लिख देंगे 6। एंड गुणा को क्या बोलते हैं, यहाँ पे देखो लिखा होगा गुणा को बोलते हैं प्लस, तो यहाँ पे लिख देंगे +7। तो जब आप इसको काटोगे तो ये 7 आएगा। 7 6 जा कितना होता है 42, एंड +7 करेंगे और तो कितना आएगा आपका 49 आ जाएगा। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 संख्याओं का जो है अनुपात दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है, एंड उनका जो योग है सम दिया हुआ है वो 320 है। तो आपको मान लेना है कि मान लीजिए x है तो ये हो जाएगा 4x + 5x + 7x = हो जाएगा 320। समझ में आ गया। जब आप यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो आपको 20 आएगी। अब इसमें नेक्स्ट आपको क्या पूछा गया, इनमें से सबसे छोटी एंड सबसे बड़ी संख्या का योग निकालना है। तो आपको पता है कि जो सबसे छोटी संख्या होगी वो क्या होगा, 4 से मल्टीप्लिकेशन वाली 4 × 20 करेंगे तो ये कितनी आएगी 80। एंड जो सबसे बड़ी होगी तो 7 × 20 करेंगे तो ये आ जाएगी आपकी 140। तो जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो आपका आएगा 220। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, मान लीजिए आपका बी आंसर हो जाएगा करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी सिंपल है, जो पिछले क्वेश्चन में अपन पढ़ चुके हैं, सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको कैसे करना है, मान लीजिए 15 लिखा है, अब यहाँ पे प्लस लिखा है, तो प्लस को क्या बोलते हैं, प्लस को बोलते हैं गुणा, तो गुणा यहाँ पे 7 आ जाएगा। यहाँ पे गुणा को क्या बोलते हैं, गुणा को बोलते हैं भाग, गुणा को बोलते हैं, गुणा को प्लस, एक्चुअली ये छोटा है थोड़ा दिख नहीं रहा है, हाँ अब दिखेगा। यहाँ पे देखो सबसे पहले 15 लिखेंगे प्लस, फिर प्लस को क्या बोलते हैं, गुणा बोलते हैं, तो 7 लिख लिया। एंड फिर उसके बाद गुणा है तो गुणा को क्या बोलते हैं, प्लस बोलते हैं, तो प्लस लिख लिया 12। एंड फिर प्लस लगा हुआ है, सॉरी भाग लगा हुआ है, भाग को क्या बोलते हैं माइनस, तो माइनस लिख लेंगे यहाँ पे 7। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 105 + 12 - 7, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 110 आएगा। तो ये आपका हो जाएगा आंसर, तो आपका आ जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो आधुनिक प्रिंटर होते हैं, प्रिंटर की जो स्पीड होती है उसको कैसे मापते हैं, तो CPM, IPM, PPM। तो PPM आपका करेक्ट आंसर है, बिकॉज जब आप प्रिंटर का यूज़ करते हो तो आप पेपर को प्रिंट करते हो, तो आप ऑब्वियसली जो स्पीड मापोगे वो मापोगे PPM, मतलब पेपर पर मिनट, 1 मिनट में कितने पेपर निकले हैं। जब आप किलोमीटर को मापते हैं तो स्पीड को मापते हो तो किस तरीके से मापते हो, किलोमीटर पर आवर, तो 1 आवर में कितना किलोमीटर। ऐसे ही इसमें जो प्रिंटर है प्रिंट करता है, इसलिए आप इसको मापोगे PPM, मतलब पेपर पर मिनट, प्रिंट पर मिनट या पृष्ठ पर मिनट, जो भी है, मतलब 1 मिनट में कितने पेपर इसने प्रिंट निकाले, तो इसकी स्पीड जाएगी PPM में। ठीक है, जो आपकी WPM होती है, वर्ड PM, वो टाइपिंग की स्पीड होती है आपकी। ठीक है ना, ये CPM भी होती है, ये भी आपकी टाइपिंग की स्पीड होती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका C ऑप्शन हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन है, जो अगला क्वेश्चन है उसमें आपको रीजनिंग का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा है। जब इसमें आप देखोगे तो लाइन के आगे आपका रॉर लिखा है, मतलब दहाड़ना। तो लाइन जो शेर होता है वो क्या करता है, दहाड़ता है। वैसे ही आउल मिस होता है उल्लू, तो उल्लू क्या करता है, हुट, है ना। तो आपका आंसर C हो जाएगा। तो इसमें रिलेशन मिलाना है। सबसे पहले आपको पहले से रिलेट करना है कि आपका कैसे रिलेट होगा, मतलब मैंने लाइन देखा तो उसमें रॉर लिखा हुआ है, तो मतलब सीधी सीधी बात यह है कि आपको दिया गया है कि लाइन जो होता है वो दहाड़ता है। ठीक है, तो उल्लू क्या करता है, तो वैसे ही मतलब आवाज़ के बारे में दिया गया है कि कौन सी आवाज़ निकालता है। तो आपको ऐसे समझना पड़ेगा जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक कथन वाला क्वेश्चन दिया है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन दिया है। तो ये बहुत ही सिंपल होता है, आपको समझना होता है। इसमें लिखा है उच्च जोखिम लेने पर उच्च
प्रतिफल प्राप्त है, मतलब ज़्यादा बड़ा अगर अपन जोखिम लेते हैं तो जो उसका फल मिलता है, मतलब जो उसका परिणाम मिलता है, रिजल्ट मिलता है, वो बहुत ज़्यादा अधिक होता है। तो इसमें जो निष्कर्ष दिए हुए हैं, कोई जोखिम नहीं तो कोई लाभ नहीं, मतलब अगर आप जोखिम नहीं लेंगे तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में जोखिम लेना चाहिए, इसमें ये लिखा है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में जोखिम लेना चाहिए। तो ये जो फर्स्ट और सेकंड है दोनों ही गलत हो जाएंगे इसके, बिकॉज कोई जोखिम नहीं तो लाभ नहीं, मतलब अगर आप जोखिम नहीं लेंगे तो लाभ नहीं होगा, ऐसा हरदम नहीं होता है ना। तो आपका जो 4th नंबर का ऑप्शन है या ऑप्शन ए हो जाएगा, वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। इसमें देखो आपको क्या करना है, सभी कलम किताबें हैं, तो आपकी जो कलम है, यहाँ मान लीजिए कलम को मैं के से मानता हूँ, सभी कलम जो है वो क्या है, किताबों को बुक मानता हूँ, बुक, ठीक है। तो ये बन गया, सभी किताबें मेज हैं, तो जब सभी किताबें, सभी जो बुक हैं वो क्या है, मेज है, यहाँ पे मेज मान लेता हूँ एम। तो ये आपका वेन डायग्राम बन गया। अब आपको सभी देखो निकालना है, सभी मेज कलम है, तो जो मेज है सभी मेज कलम नहीं है, तो पहला आपका गलत हो जाएगा। कुछ मेज कलम है, तो जो कुछ मेज मतलब कुछ मेज कलम है, तो ये आपका सही हो जाएगा। सभी किताबें कलम है, सभी किताबें कलम है, तो ये भी गलत है आपका। एंड जो कोई भी मेज किताब नहीं है, कोई भी मेज किताब नहीं है, तो ये भी गलत है आपका। तो मतलब सेकंड वाला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। तो देखते हैं बी ऑप्शन, देख लीजिए आपका करेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखो दिया हुआ है यूएई एंड डिरम, तो आपने उधर देखा था लाइन के आगे राउर दिया हुआ था, ऐसे ही यहाँ पे आपको रिलेट करना है। यूएई के आगे दिरम दिया हुआ है, मतलब यूएई की जो करेंसी है वो क्या है, दिरम है। तो कोरिया की करेंसी के बारे में आपको बताना है। तो जो कोरिया की करेंसी है आपकी, वो वॉन है, आपको याद रखना है, कोरिया की करेंसी वॉन है। तो आपको अगर करेंसी पता होगी तो ही आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि आपकी जीके भी चेक हो जाती है और आपका रीजनिंग का क्वेश्चन भी बन जाता है, इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इस तरीके का क्वेश्चन आपको पिछले जो पेपर है उसमें भी मिला हुआ था। ए को अगर 1 लिया हुआ है, ठीक है, बी को आपका 2 लिया हुआ है, सी को आपका 3 लिया हुआ है, ऐसे ऐसे करके जेड को आपका 26 लिया हुआ है, ठीक है, जेड को आपका 26 लिया हुआ है। तो ईट को कैसे लिखेंगे, तो ए बराबर 1 दिया हुआ है ईट को, तो ई कितना है 5 हो जाएगा, और ए कितना है +1 हो जाएगा, एंड आपका जो टी है वो कितना हो जाएगा 20, तो टोटल कितना हो गया 26 हो जाएगा। मतलब जितने भी कैरेक्टर हैं उनके जो सीक्वेंस है उनको जोड़ देना है, तो 26 हो जाएगा। ऐसे ही जब आप सीट का निकालोगे, है ना, सीट का निकालोगे तो भी आपको क्या करना है, जोड़ना है सारे। अब देखो कैसे करना है, इसमें आपको पूरा याद करने की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए टी कितना था, मान लीजिए कि ए होता है 1, ई होता है 5, है ना, टी कितना होता है, टी होता है आपका 20, एंड ये होता है 19, बिकॉज एस के टी के आगे एस आता है। तो जब आप इनको जोड़ोगे तो आपका जो आंसर आएगा आपका वो कुछ ए आएगा, 45 आपका आंसर आ जाएगा करेक्ट। तो मतलब कहने का है, लॉजिक ये है कि जोड़ना है सबको, इसका सीक्वेंस जोड़ देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेम सेल का प्रकार नहीं है। तो इनमें से कौन सा एक स्टेम सेल होता है जो उसका प्रकार नहीं है, तो उसका आंसर जो है इसका आंसर है फैट। जो फैट होता है वो स्टेम सेल का टाइप नहीं होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एक मैं आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से समझा देता हूँ, आप लोग खुद से करेंगे, मैं इसको पूरा बता दूंगा, आपसे बन जाएगा मुझे पता है। इसमें एक डेटा दिया हुआ है जिसमें 3 साल का डेटा दिया हुआ है, 2012-13, 13-14 एंड 14-15 का। अब आपको देखो इसमें समझना है, इसमें कैसे समझना है। एक कंपनी होती है, ठीक है, ये आपकी बिक्री दी हुई है, ये वित्तीय वर्ष दिया हुआ है, तिमाही दी हुई है। एक जो कंपनी होती है, ठीक है, उसका हर साल 3 बार रिजल्ट आता है, ठीक है। तो मान लीजिए 2013 जो 14 है उसमें रिजल्ट जो फर्स्ट क्वार्टर रहेगा, सेकंड क्वार्टर रहेगा, थर्ड क्वार्टर एंड फोर्थ क्वार्टर, ऐसे ही नीचे वाले में और ऐसे ही ऊपर वाले में दिया हुआ है, ठीक है।
तो ये 3 क्वार्टर में रिजल्ट दिया हुआ है और तीनों क्वार्टर में बिक्री दी हुई है कि कितनी बिक्री हुई, लाख में दी हुई है, ये लाख रुपए में दी हुई है, मतलब 36 लाख 37 लाख ऐसे दी हुई है। अब आपको क्वेश्चन के तरीके से पूछा जाएगा वित्तीय वर्ष 14-15 के लिए कुल बिक्री कितनी है, तो 14-15, तो 14-15 मतलब लास्ट वाला जो है। तो आपको जब ये क्वेश्चन निकालोगे तो आपको ये तीनों, आपको जो चारों हैं ये आपको जोड़ देना है। जब आप ये जोड़ दोगे तो आपकी जो टोटल आएगी वो बिक्री आएगी आपकी, ठीक है। तो इसका जो आपका आंसर आएगा वो बी आएगा। मैंने करके नहीं बताया, आप लोग खुद से करेंगे। 2014-15 की चारों क्वार्टर के आपको जोड़ देना है, जो भी आपका आएगा वो आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट इसी में क्वेश्चन दिया हुआ है, इसी क्वेश्चन का है पार्ट। इसमें दिया हुआ है, इसमें लिखा है फाइनेंशियल 12-13 एंड 13-14 में कंपनी की बिक्री का साल दर साल विकास प्रतिशत कितना है, ठीक है। तो इसमें ये दिया हुआ है 2012 और 13, ठीक है। तो मान लीजिए 12 ये है, ठीक है, और 13 वर्ष ये है। अपन ने इसके भी जोड़े, मान लीजिए इसका कुछ आया x आया, इसका आया y, ठीक है। तो आपको परसेंटेज निकालना है कि मतलब यहाँ मान लो 100 थी, मैंने जस्ट एग्जांपल माना, यहाँ पे 120 हुई, तो ये कितने प्रतिशत बढ़ गई, तो आपको परसेंट निकालना आना चाहिए। तो मान लीजिए ये यहाँ पे इतनी बढ़ी तो कितने प्रतिशत बढ़ गई, ये 100 थी, ये 120 हो गई, तो 20% बढ़ गई, है ना। अगर 20, यहाँ पे मान लो मैंने जस्ट एग्जांपल लिया, आप इन सबको जोड़ोगे, इन सबको जोड़ोगे, जितना अंतर आएगा उस हिसाब से परसेंटेज निकालोगे। मैंने जस्ट बताया कि मान लीजिए यहाँ का x आया, यहाँ का y आया, जितनी बढ़ी वो परसेंटेज आपको निकालना है। जब आप परसेंटेज निकालोगे यहाँ पे तो आपका जो आंसर आएगा वो सी नंबर का ऑप्शन आएगा करेक्ट, ठीक है। आपको परसेंटेज निकालना आना चाहिए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वित्तीय वर्ष 13-14 के लिए प्रति तिमाही औसत बिक्री क्या है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 13-14 दिया हुआ है, तो 13-14 में औसत निकालना है। तो जो 13-14 यहाँ से स्टार्ट हुआ है यहाँ तक, तो चारों क्वार्टर का आपको जोड़ के 4 का भाग दे देना है आपको। जब आप मान लीजिए 36 + 32 + 39 एंड +33, जब आप जोड़ोगे अपॉन 4 का भाग दोगे, जो भी आएगा आपका वो आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो आंसर आ जाएगा डी नंबर का, मतलब 35 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सम्राट अशोक किस वंश के शासक थे, तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये मौर्य वंश के शासक थे। यहाँ फर्स्ट नंबर वाला आपका करें ऑप्शन है। तो मौर्य वंश के शासक थे, और जो मौर्य वंश का संस्थापक था जिसने इस वंश की नींव डाली थी वो था चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है ना। अशोक उसके वंशज थे, अशोक उसके बाद में आए थे। पहले जो मौर्य वंश की स्थापना की थी वो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। उसके बाद जो सम्राट थे अशोक, वो मौर्य वंश के थे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसमें दिया हुआ है कि ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को 40 घंटों में कर दे, 40 दिनों में करते हैं, यदि काम करने की दर का अनुपात 8:5 हो। समझ में आया, 8:5 की दर से ये लोग काम करते हैं। तो ए उसी काम को अकेले कितने दिन में करेगा। तो आपको याद रखना है, जब आप 40 दिन में दोनों इकट्ठे कर रहे हैं, मतलब जब दोनों साथ करते हैं तब 40 दिनों में होता है, तो आपका जो सेकंड वाला ऑप्शन हो जाएगा वो तो तुरंत गलत हो जाएगा, बिकॉज जब अकेले करेगा तो वो ऑब्वियसली 40 दिन में तो नहीं कर पाएगा। समझ में आ गया। तो आपका आंसर या तो 104 होगा, 72 होगा, या 65 होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। मैं चाहता हूँ कि ये आप लोग करें ये क्वेश्चन को, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग करें, उसके बाद नहीं बनेगा तो आप कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं, तो मैं आपको बता दूँगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मस्जिदों में से किसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा किया गया था। तो शाहजहां द्वारा जो मस्जिद बनाई गई थी वो है जामा मस्जिद, जो कि दिल्ली में है, बहुत ही फेमस मस्जिद है। तो ये शाहजहां द्वारा बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका तब सीलोन को किस वर्ष डोमिनियन ऑफ सीलोन के रूप में स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। तो ये क्या है कि अब स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है और मॉडर्न इंडिया का क्वेश्चन है। 1948 इसका सही आंसर है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो ए नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को आप लोगों को अगर नहीं बनता है तो आप लोगों को नहीं लगाना चाहिए,
बिकॉज ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो नहीं बनने वाले क्वेश्चन होते हैं, ये केवल 5 या 10% बच्चों से ही बनते हैं, बिकॉज ये नाम ही ऐसा है जो शायद आप लोगों ने पहली बार ही सुना होगा। समझ में आया? तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा समकोण से रिलेटेड। समकोण मतलब राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसमें दिया हुआ है एक समकोण त्रिभुज जो होता है, त्रिकोण होता है, उसका क्षेत्रफल जो है वो दिया हुआ है आपको 130 मीटर स्क्वायर, एंड उसकी ऊंचाई जो दी गई है वो 7 दी गई है। ठीक है, होती है। तो आधार मतलब बेस आपको फाइंड आउट करना है ये। तो जो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो मैं आपको बता दूं, वो होता है एरिया इज इक्वल टू होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो जो आपको यहाँ पे आप सॉल्व करोगे तो 1/2, यहाँ पे आपको एरिया दिया हुआ है 30, एंड ये आपको बेस दिया हुआ है 7, एंड बी आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो जब आप इसको फाइंड आउट करोगे तो ये आएगा b इज इक्वल टू 60/7। ठीक है, ये इसमें गलत दिया हुआ है, ये उसका आंसर गलत है, ये आप लोगों को प्रेफर नहीं करना है। इसका फॉर्मूला जब आप लगाओगे ये होता है, तो आपका ये वाला आंसर सही आएगा। ठीक है ना? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस का अर्थ क्या है? तो आपको वैज्ञानिक नाम आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़े होंगे या 9th में पढ़े होंगे, ये 9th 10th में है। तो जो हमारा मानव होता है, मनुष्य होता है, उसको बोलते हैं होमोसेपियंस। होमोसेपियंस एक बुद्धिमान आदमी का वैज्ञानिक नाम है। अगर मैंगो का मैं आपको कुछ एक बता देता हूँ, मैंगो का जो होता है मैंगीफेरा इंडिका होता है वैज्ञानिक नाम। ठीक है, और एक कलश पादप होता है जिसको बोलते हैं कलश पादप, मतलब एक पौधा होता है जिसको घटपर्णी बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम होता है आपका नेपेंथियस खासियाना। ठीक है, तो ये कुछ एक होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे बिल्ली का हो गया, आम का हो गया, मधुमक्खी का हो गया, ये सब होते हैं। ये आपको याद कर लेना है 15-20, जिससे कोई भी है उससे ज़्यादा नहीं आएगा। ठीक है ना? अगर आप 15-20 जो मेन होते हैं उसको कर लेते हैं तो उससे ज़्यादा आपको नहीं आने वाला, बिकॉज ये तो हज़ारों की संख्या में होते हैं, कहाँ तक याद करेंगे। तो मेन आपको कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो हो जाएगा, दी गई संख्याओं में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो आपने यहाँ देखा हो कि आपको दिया गया है कुछ इस तरीके का साइन दिया हुआ है, मतलब सबसे पहले छोटा लिखना है, फिर उससे बड़ा, बढ़ते क्रम में लिखना है ना, बढ़ते क्रम में लिखना है। तो ये मेरे ख्याल से ये अपनी अपनी सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे करते हो। या तो आप इसको देखो, सब में संख्याएं तो सेम है, 13/21 तो सब में मिलेगा आपको, ये सब संख्याएं सेम है, तो आपको निकालना पड़ेगा। या फिर आप किस तरीके से करते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, कोई लॉजिक तो इसमें है नहीं, है ना? तो इसका जो आंसर है वो पहले का डी है, मतलब ये वाला आपका आंसर करेक्ट है। तो आप इसको अपने ही मन से करें, बिकॉज ये बहुत इजी क्वेश्चन है और आप अपने लॉजिक से करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। निम्नलिखित में से किस देश को 2011 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई? तो 2011 में स्वतंत्रता प्राप्त होने वाला देश कौन सा था ये बताना है। किसको इंडिपेंडेंस मिली? तो ये है दक्षिणी सूडान, मतलब साउथ सूडान जो है उसको 2011 में इसको स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा हो जाएगा, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग का। ठीक है, तो स्टूडेंट को लिख सकते हैं ये, तो टीचर को क्या लिखेंगे? तो आपने देखा यहाँ पे, देखो मैं बता देता हूँ, सबसे पहले स्टूडेंट पे एस आता है, तो यहाँ पे एन दिया हुआ है, तो एन OPQR, मतलब 4 अपन ने छोड़े, फिर उसके बाद एस आया 4 माइनस के बाद। ठीक है, यहाँ पे एन 4 माइनस किए, या यहाँ से कह सकते हैं यहाँ पे एस आया, तो यहाँ पे ऐसा किया तो 4 प्लस आ गया, मतलब 4 के बाद ये NOPQR और एस यहाँ पे चौथा आया। अब दूसरे वाले में क्या करना है, टी से इस तरफ टी दिया हुआ है, STUV, मतलब एक छोड़ के V यहाँ पे आ गया। तो ऐसे ही यहाँ करना है, सबसे पहले यहाँ पे मान लीजिए कि O है, तो OP
PQRST, तो ओ वाले मतलब इन दोनों में से कोई एक करेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे EFG तो मतलब ये वाला, तो मतलब ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। आपका दो ही में पता चल गया कि कौन सा करेक्ट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के निर्माता उपयोगकर्ता द्वारा एक बार प्रोग्राम किए जाने के बाद निम्नलिखित में से किसे संशोधित नहीं किया जा सकता। तो जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं वो अच्छे से जानते हैं रैम रोम क्या होता है, और जो नई इंजीनियरिंग के भी हैं वो भी अच्छे से जानते हैं। जो कंप्यूटर चलाना जानता है उसको पता है रैम, तो ये होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये होते हैं रीड ओनली मेमोरी। इस मेमोरी में क्या है, हम लोग केवल पढ़ सकते हैं, इसमें चेंज नहीं कर सकते। रीड ओनली मेमोरी, ये केवल रीड की जा सकती है, तो इसलिए जो आंसर इसका हो जाएगा रोम। 4th नंबर वाला आपका मतलब डी ऑप्शन आपका, या ऑप्शन 1 है जो वो, और डी नंबर वाला वर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 50 है। तो ऐसे क्वेश्चनों में आपको क्या करना है कि आपको क्वेश्चन से ही आंसर निकालना है। कैसे? दो धनात्मक संख्याओं का अंतर जो है 50 है, ठीक है, और उन दोनों संख्याओं का अनुपात 7:2 है, 7:2 है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो अब आपको क्या करना है, मान लीजिए अनुपात तो उनका 7:2 है ना, तो मान लीजिए संख्याएं जो होंगी वो 7x इन अनुपात 2x, तो मतलब इनका गुणा करेंगे तो 14x² के करीब होंगे। समझ में आया? तो 14x² होंगी, तो इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐसा ढूंढना है जो 14 से भाग चला जाए जिसका। समझ में आ गया? तो यहाँ एक ही ऐसा है जिसका 14 से भाग जाता है, वो है आपका 1400। ठीक है, तो 14 से भाग चला गया आपका, और फिर जो बचा वो 100 बचा। मतलब इसको लिख सकते हैं 14 × 10², मतलब 14 × x²। तो इसी फॉर्म में लिख गया, तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो 1400 हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हेल्थ, ये भी डिकोडिंग कोडिंग का क्वेश्चन है। इसमें आपको करना है, हेल्थ को आपको ID ये कुछ लिख दिया जाता है, तो हॉस्पिटल को क्या लिखेंगे? तो आपको देखना है यहाँ पे H की जगह I लिखा है, HIEDE, तो यहाँ पे D है अगर, तो यहाँ पे E लिखा है, तो ऐसे ही लिखा है HI, तो I सब में है, O यहाँ पे NO, तो N यहाँ पहले में है और O यहाँ है, तो आपका जो D नंबर का ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका हो गया वो है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने ऑर्डर दिया था? गोली चलाने का जो आदेश है वो किसने दिया था, वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। आपने अगर हिस्ट्री पढ़ी है थोड़ी बहुत तो आपको पता होगा कि जनरल डायर था, कर्नल रेजिनॉल्ड डायर, जिसको संक्षिप्त में बोलते हैं जनरल डायर। अगर कभी आपको जनरल डायर भी लिखा हुआ आ जाता है तो वही ऑप्शन करेक्ट होगा। इसको बोलते हैं कर्नल रेजिनॉल्ड डायर। इसने ही आज्ञा दी थी, या इसने ही परमिशन दी थी कि गोली चलाने की, जिससे गोली चलाई गई थी। तो चलिए नेक्स्ट है जो ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है, अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज ये 80,000 रुपये के 2 वर्ष बाद 20% वार्षिक दर से कितने हो जाएंगे? मतलब आपको क्या निकालना है, यहाँ पे मिश्र धन निकालना है। ठीक है, तो जब आप मिश्र धन का फॉर्मूला लगाते हो तो सिंपल वाला जो होता है वो क्या होता है, P × 1 + R/100 की पावर T, ये होता है। अब लेकिन यहाँ पे अर्धवार्षिक दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है अर्धवार्षिक, तो अर्धवार्षिक में आपका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा P × 1 + R/200 की पावर 2n, यहाँ 2t। ठीक है, तो t यहाँ पे इस फॉर्मूले में जब आप वैल्यू रखेंगे, सब कुछ आपको दिया हुआ है, तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा बी ऑप्शन, मतलब ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा है, पहले जोड़े में दिए गए शब्दों के समान दिए गए। तो मतलब आपको क्या करना है, ये वही जैसा क्वेश्चन है जो लाइन वाला था। इसमें आपको क्या करना है कि जो आपको बिहार दिया गया है, तो बिहार की जो कैपिटल दी हुई है वो पटना है, तो गुजरात की कैपिटल क्या है? तो आपको कैपिटल, इसमें मान लो जीके का क्वेश्चन आ गया,
और रीजनिंग का मिक्स आ गया। तो गुजरात की कैपिटल क्या है, ये मेनली इसमें ये पूछा गया है। तो गुजरात की क्या है, गांधीनगर है। तो गांधीनगर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रारंभिक कंप्यूटर नहीं था। तो ये जो वाला क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन रेलवे द्वारा कैंसिल कर दिया गया था, बिकॉज कुछ गलत है इस क्वेश्चन में, है ना। तो ये क्वेश्चन हम लोग नहीं करेंगे। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कैंसिल हो जाते हैं, ये उन्हीं में से है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने पुत्र से 26 वर्ष बड़ा है, ठीक है। 3 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र से 3 गुनी हो जाएगी। तो ये टाइप के जो क्वेश्चन है अपन आंसर से ही लगाते हैं। आप देखिए यहाँ पे एक व्यक्ति अपने पुत्र से 26 वर्ष बड़ा है और यहाँ पे पिता की आयु पूछी गई है ना। एक व्यक्ति अपने, तो जो व्यक्ति है वो 26 वर्ष बड़ा है, तो वो 26 प्लस ही होगी उसकी आयु, है ना। 26 प्लस ही होगी। यहाँ 10 वर्ष आंसर कैसे हो सकता है, तो गलत है। अब मान लीजिए कि हम चेक करते हैं यहाँ पे 36, तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि 26, मान लीजिए कि 26 वर्ष बड़ा है, तो 36 अगर इसका आंसर 36 है, ठीक है, इसका आंसर जो है 36 अगर है, तो उसके बच्चे की आयु कितनी होगी, 10 होगी, बिकॉज प्लस 26 है, 26 वर्ष बड़ा है। अब 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद मतलब मान लीजिए कि 10 है, ठीक है, तो 10 मतलब ये 13 हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी 39, तो ये हो जाएगी 13 39, 3 गुनी हो जाएगी। तो ये 13 13 दूनी 26, 13 3 39, मतलब हमारा पूरा सही बैठ रहा है। तो मतलब हमारा जो आंसर हो जाएगा वो बी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, मध्य का क्वेश्चन है, मध्य का, ठीक है। इसमें आपको मध्य का फाइंड आउट करनी है। तो मध्य का क्या होती है, जब आप किसी ऑड नंबर्स, मतलब आपको 1 2 3 4 5 6 7, जब आपको ऑड नंबर दिए हों, तो जो मध्यिका होती है वो सेंटर वाला जो नंबर हो, मतलब जैसे 29 है, तो 29 आपका करेक्ट होगा। इसमें गलत दिया हुआ है, 29 आपका गलत, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, एक निश्चित धनराशि पर ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें दिया है एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज की एक निश्चित दर, तो पी आपको नहीं दिया हुआ है, एक धनराशि दी हुई है पी इनटू एक निश्चित दर, तो निश्चित दर भी नहीं दी हुई है, आर अपॉन इंटू 6 अपॉन 100, ठीक है। ये मान लीजिए कि ये कुछ आया सिंपल इंटरेस्ट, निवेश किया गया, यदि 3% अधिक, तो मतलब फिर दूसरी कंडीशन जो दी हुई है, दूसरी कंडीशन जो दी हुई है कि एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर, क्या दी हुई है 3% अधिक, तो मतलब आर पे यहाँ पे हो जाएगा आर प्लस 3, एंड जो अधिक दर पर निवेश की गई होती तो 900 रुपये अधिक प्राप्त होते। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इतना है, तो फिर ये इतने से जो इतना आया एस आई प्लस ए अपॉन में क्या हो जाएगा पी इंटू आर इंटू 6 ही आ जाएगा अपॉन 100 इज इक्वल टू आ जाएगा एस आई प्लस 900। इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे, एस आई की जगह पे ये वाला चीज़ लिख देंगे, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप निकाल पाओगे जो इसका पी है, पी की वैल्यू जो आपकी आएगी, डी वाला ऑप्शन 5000 रुपये आपकी करेक्ट वैल्यू आएगी। जब आप इसको सॉल्व कर, अभी ये मैंने बता दिया, इसको सॉल्व आपको करना पड़ेगा। अब जिस 37 नंबर क्वेश्चन, ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। इसमें जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कुछ आएगा, और इसको सॉल्व करोगे तो कुछ आएगा। जैसे कि मैं बता देता हूँ, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका 28/35 आएगा, 28/35, एंड जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा आपका 43/35, लेकिन उसको ऊपर ले जाना पड़ेगा, तभी ये इंटू आएगा, इंटू में आएगा तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो 30/43, तो ये कट जाएगा, तो आपका जी सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो जो आपका सही है वो है रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा होता है, तो ये वाला आपका ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, निम्नलिखित में से जो भिन्न कुछ मतलब इनमें से सबसे अलग कौन है वो चुनना है।
तो लुब्धक नहीं पता है क्या है, लेकिन मंगल ग्रह है, नेपच्यून ग्रह है एंड शनि ग्रह है, ये तीनों ग्रह हैं, इसका नहीं पता। तो ये वाला जो आपका ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। ये दोनों आपके प्लैनेट हैं, ये नहीं पता क्या है, तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, ये भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप रेडियम किस खनिज से प्राप्त होता है? तो रेडियम जो है पिच ब्लेड नाम के खनिज से प्राप्त होता है, ये आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 14 जुलाई 2015 को उड़ान भरने वाले नासा का पहला अंतरिक्ष यान कौन सा, जिसका उद्देश्य प्लूटो के ग्रह पर पानी प्रणाली पर अध्ययन, मतलब प्लूटो के लिए भेजा गया था ये अंतरिक्ष यान। ऐसा कौन सा अंतरिक्ष यान था जो नासा द्वारा भेजा गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका बी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर में आपकी न्यू होराइजेंस है। तो ये एक स्टैटिक जी के नहीं है, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था उस समय के लिए। ठीक है, 2016 का पेपर है और जुलाई 15 में ये गया था, तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं जो करंट में घटनाएं होती हैं उससे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पी कार्य करने में क्यू से दोगुना है। तो आप यहाँ पे जब लिखोगे एफिशिएंसी इसकी, तो 1/p और यहाँ पे आ जाएगी क्यू की 1/2p। जब इसको लिखोगे 1/2 तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो p = आपका आ जाएगा 33। समझ में आया? अब आपको निकालना है क्यू अकेला कितने दिन में, तो आपको 1/p यहाँ पे 1/p प्लस 1/q = 1/20 दिया है, तो आपको p मिल ही गया है। तो आप यहाँ पे इसको हटा के यहाँ से -1/33 कर दोगे, तो ये आपका 1/q = आ जाएगा 1/66। तो आपका मतलब जो q आ जाएगा वो आ जाएगा 66, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका 1-2 अंकों की संख्या का योग अंकों के योग की 4 गुनी है। समझ में आया? मतलब अगर 24 है तो 24 के दोनों अंकों को जोड़ा जाए तो 6 हो जाएगा, 6 चौको 24, मतलब 4 गुनी है। तो ऐसी सारी ही दी हुई हैं जो 4 गुनी है। यदि संख्याओं में से 27 जोड़े जाएं तो यह अपनी अंकों के योग से 7 गुनी हो जाती है। तो मैं डायरेक्ट बता देता हूँ आपको, जैसे आप इसमें जोड़ो 27 जोड़ो, सब में आपको जोड़ के देखना पड़ेगा। जब आप इसमें 27 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 63, और ये इसके अंकों का कितना है 9, तो 9 7 63, 9 का गुणा 7 में करोगे ये 7 गुनी हो जाती है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो डी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 2016 में दुनिया की सर्वप्रथम तेजी से असर करने वाली रेबीज रोधी दवा का लॉन्च खालिस्तान में किया गया था। तो सबसे जो लॉन्च हुआ था वो भारत में हुआ था। इसका आंसर ए नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है NaCl का किसका रासायनिक सूत्र है? तो ये तो कोई भी लड़का बता सकता है, अच्छा 8वीं से आप लोग पढ़ते हैं, नमक का सूत्र है ये। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका एक नाव, तो ये नाव वाले क्वेश्चन आप लोग खुद से करें। ठीक है, ये होमवर्क के लिए आपको क्वेश्चन है, आप लोग खुद से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2019 रग्बी जो विश्व कप है की मेज़बानी है वो कौन सा देश करेगा? तो ये अभी के लिए करंट क्वेश्चन था, लेकिन तब के लिए ये क्वेश्चन थोड़ा दूर का, जैसे 2016 में पेपर हुआ था तो ये 2019 का क्वेश्चन पूछा है। ऐसे ही अभी अगर पेपर होता है 2020 में, तो मान लीजिए कि आपको पूछ सकता है कि 2024 या 2028 में कहाँ होगा, तो वो आपको याद कर लेना है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है 1 का डी, जापान आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पी पहले घंटे में 50 किलोमीटर पर आवर की गति से चलता है एंड अगले 2 घंटे में 70 किलोमीटर पर आवर की गति से चलता है, तो उसकी औसत गति कितनी होगी? तो औसत गति का जो फॉर्मूला होता है 2 × S1/S2/S1 + S2। मतलब ये स्पीड है, ये स्पीड है, ये स्पीड है, ये पहली स्पीड है, ये दूसरी स्पीड है। जब इसमें आंसर आप रखोगे तो आपका जो आंसर आएगा बी वाला ऑप्शन करेक्ट आएगा, है ना? जो बी वाला ऑप्शन है 63.33 ये करेक्ट आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है पी ने एक वस्तु को 1200 रुपये में खरीदी और 10% लाभ पर बेच दिया। 1200 रुपये में खरीदी और इसे 10% लाभ पर बेच दिया। यदि वह 1380 रुपये में बेची गई होती तो लाभ कितने प्रतिशत होता? तो मतलब ये जो दिया है 1200 रुपये में खरीदी गई है एंड 10% लाभ पर बेची है, मतलब 1200 का 10% कितना हुआ
1320 रुपये। ठीक है, वो पूछ रहा है कि अगर मान लीजिए कि उसने 1380 में बेची होती तो लाभ में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती। तो मतलब आपको वृद्धि निकालना है, आपको नहीं पूछा गया कि टोटल कितना लाभ होता, आपको वृद्धि पूछी गई है। तो आपको अभी हो रही है 10% और फिर होती 15%। जब आप निकालोगे तो आपका 15 आएगा। तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई? 5% की। तो आपको 5 आंसर लगाना है, ना कि 15। कुछ लोग 15 लगा के आएंगे, वो गलत है आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें लिखा, ये भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। इसमें आपको दिया हुआ है कि कॉइल है आपकी ये, और पुलिस ये, तो प्रिंस का क्या होगा? तो आप सीधा सीधा यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ई को 5 लेते हैं और सी को 3 लिया हुआ है। ठीक है, ये दोनों सिंगल है, बाकी सब डबल डबल है। तो पी को क्या ले सकते हैं अपन? पी को 16 ले सकते हैं। आर को क्या लिख सकते हैं? आर कहीं यूज़ नहीं किया गया। क्यू आर, तो पी 18 ले सकते हैं। तो 16 18 कहीं है, ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, सी वाला। तो मतलब कहने का ये है कि 1 ए को 1, बी को 2, ये आपको याद होना चाहिए पूरा जेड तक। और उसके बाद पी का सीक्वेंस नंबर, ये सीक्वेंस नंबर डायरेक्ट लिखे हुए हैं, वही आपका आंसर है। इसको याद करने के लिए आप इजोटी से कर सकते हैं, AJOTY। ये आपका 5 नंबर का होता है, 10 नंबर का, ये 15 नंबर का, ये 20 नंबर का, ये 25 नंबर का। तो इसके आगे पीछे वाले आप आराम से निकाल सकते हो। ठीक है ना, एजोटी आप याद रखना है, ये वाई लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इसमें आपको पूछा गया बहुलक। तो बहुलक ऐसा पूरे जो नंबर्स हैं उसमें आप देखोगे जो सबसे ज़्यादा बार नंबर आया हुआ है वो है आपका 75। और किसी भी चीज़ का बहुलक वो होता है जो उसमें सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 75 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसमें आपको CRISPR का फुल फॉर्म बताना है। तो आपका जो फुल फॉर्म होता है वो आपका सी नंबर का होता है, क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिड्रोमिक रिपोर्ट्स। तो ये वाला आपका आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामखेलिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो रामखेलिया आपको याद होना चाहिए, ये बिहार का एक लोक नृत्य है, बिहार में ये नृत्य किया जाता है। तो सी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक एलसीएम आपको इतना दिया हुआ है। आपको HCF 7 दिया हुआ है, एलसीएम आपको 252 दिया हुआ है। आपको 28 यहाँ पे, यदि एक संख्या जो N1 है, मतलब पहला जो नंबर है वो 28 है, तो दूसरा निकालना है। तो आपको क्या करना है, एलसीएम में, एलसीएम जो होता है मल्टीप्लिकेशन होता है नंबरों का, तो 252 में आपको 28 का भाग दे देना है। तो इसमें आपको जो भी मिलेगा वो आएगा 8 आएगा आपका यहाँ पे। ठीक है, 9 आएगा, सॉरी 8 नहीं आएगा, 9 आएगा। आप करके देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल कैलकुलेशन है। 9 आएगा, इसमें आप 7 का गुणा कर दीजिए, तो आपका 9 7 63, आपका आंसर सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका एक जीके का क्वेश्चन है, स्पेस रिलेटेड है। स्पेस एक्स जो एक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, ये आपको पूछा जाता है। स्पेस एक्स के बारे में हर बार पूछा जाता है, बिकॉज ये एक प्राइवेट कंपनी है जो कि उपग्रह लॉन्च करती है। ये अमेरिका की कंपनी है। निम्नलिखित में से किस उपग्रह को 2015 में सूर्य से होने वाले आध्यात्मिक उत्सर्जन की निगरानी करने के लिए स्पेस एक्स द्वारा प्रक्षेपित किया गया था, जो पावर ग्रिड संचार प्रणालियों एवं पृथ्वी के नज़दीकी उपग्रहों को प्रमाणित करता है? तो इसका बी आंसर जो है वो करेक्ट है, डिस्कवर नाम का भेजा गया था। ठीक है, नेक्स्ट जो है ये एक तथ्य कथन वाला या स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। इसमें देखा, इसमें पढ़ सकते हैं आप, रंजीत को अपने सहयोगियों के सामने अपने पर्यवेक्षक द्वारा अपमानित किया गया। पर्यवेक्षक रंजीत को पसंद नहीं करता था, ये तो गलत है। मतलब अगर पसंद कुछ शैतानी की होगी उसने, तभी डांटा। ठीक है, और दूसरा है, रंजीत अपने सहयोगियों के बीच लोकप्रिय था।
तो बेइज्जती हो गई उसकी, ऐसा नहीं है। तो दोनों ही आपके जो हैं वो तर्क संगत नहीं है, दोनों ही आपके तर्क संगत नहीं है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। अब नीचे ये एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जो हर पेपर में आ रहा है, जो इस बार के थे उसमें आ रहा है। उसमें आप लोग देख सकते हैं कि इसमें जो ट्रायंगल है वो चाय वालों का है, टी वालों का है, कॉफ़ी का है, ये रस का है। ठीक है, तो आपको सिंपल से क्वेश्चन दिए रहेंगे, आपको दिए रहेंगे कितने लोग कॉफ़ी पीते हैं, तो कॉफ़ी वाला सर्किल था। ठीक है, तो सर्किल में कितने लोग हैं सबको टोटल कर देना है आपको। ये पांचों को टोटल करोगे, जितना आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है आपका, कितने लोग चाय और कॉफ़ी पीते हैं। तो चाय और कॉफ़ी मतलब ट्रायंगल और सर्किल, तो ट्रायंगल और सर्किल, तो ट्रायंगल और सर्किल में कितने हैं, ये एक ही है, तो आपका 45 आंसर हो जाएगा, है ना। 45 डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, नीचे दिए गए अध्ययन करें और उसमें आधारित सवालों के जवाब दें, वही वाला है ये भी। इसमें कितने लोग रस और चाय पीते हैं। रस और चाय का मतलब है कि ट्रायंगल और रेक्टेंगल, ट्रायंगल और रेक्टेंगल में कितने हैं, ट्रायंगल और रेक्टेंगल सिर्फ 36 है, तो 36 इसका आंसर हो जाएगा, 36 इसका आंसर हो जाएगा, बी नंबर का ऑप्शन 36 इसका करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट है, यदि सर्किट में एक इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन है, यदि एक सर्किट का प्रतिरोध 2 गुना कर दिया जाए तो तो वोल्टेज को समान रखने के लिए सर्किट में प्रवाहित विद्युत धारा होगी। तो आपको पता है V = IR होता है। अगर आपको इसको आपने जो प्रतिरोध है उसको 2 गुना कर दिया है, इसको 2R कर दिया है, और आपको क्या करना है, इसको वोल्टेज को बिल्कुल समान रखना है, इतना ही रहना चाहिए। तो ऑब्वियसली आपको इसको क्या करना पड़ेगा, इसको डबल किया है तो इसको हाफ कर देना पड़ेगा, तो ये दोनों कट जाएंगे। तो करंट को आधा कर दो, आधी घट, इसमें जो बी ऑप्शन है आधी घट जाएगी, मतलब विद्युत धारा आधी घट जाएगी समान रखने के लिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ है, निम्नलिखित अव्यवस्थित वाक्यों को सार्थक रूप में जमाएं। तो भाई ये तो अपने अपने लॉजिक पे है, आप लोग पढ़ेंगे इसको तभी जमा पाएंगे, ना तो रीजनिंग का क्वेश्चन है ना जीके का क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना सही कर पाते हो इसको। ठीक है, तो इसको आप लोग खुद से करें, बी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें आपको करना है रख के देख लेना है सबको कि कौन सा है। आपको 25 5 दिया हुआ है, तो आपको जो डी नंबर का है 25 गुणा, पहला गुणा है 5 प्लस 17 माइनस 9, जब आप इसको करोगे तो 133 आता है। तो आपका जो सही ऑप्शन है वो आपका डी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, सबको रख के देख लीजिए, बहुत ही बड़ी बड़ी संख्याएं भी नहीं है कि आप लोग नहीं कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 13 है। तो आप लोग जितनी भी संख्याएं देखेंगे सबकी अंकों का योग 13 है। यदि उन अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो संख्या 27 से घटती है, मतलब अगर उनको आपस में चेंज कर दिया जाए तो उस संख्या में से -27 हो जाता है, संख्या 27 से घट जाती है। तो इसमें जो आंसर है वो डी दिया हुआ है 58, बट मेरा कहना है कि आंसर 85 होगा, बिकॉज 85 होगा। जब आप इसके अंकों को बदल देंगे तो ये क्या हो जाएगी, इसका जो माइनस होगा वो 27 होगा। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो आपका आंसर होगा ए नंबर का, मतलब आपका बी नंबर का ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, ये गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय शर्मिला से कैसे संबंधित है, यदि उन्हें अपनी माँ की इकलौती पोती के बेटी के रूप में परिचय कराता है। तो ये भी ब्लड रिलेशन का है, इसको आपको अपने रिलेशन से कंपेयर करके देखना है। ठीक है, तो ये आप बना पाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली में स्थित भारतीय संसद की रचना को खालिस्तान द्वारा तैयार किया गया था। तो इसकी संरचना बनाई थी वो किसने बनाई थी वो बताना है। तो संरचना जो बनाई थी वो बनाई थी सर एडविन लुटियंस और सर हार्वर्ड बेकर। तो ये क्वेश्चन होते हैं, ये सबको पता नहीं रहते हैं, मतलब जो ये क्वेश्चन है ये मेरे ख्याल से जो कम प्रिपरेशन करके जाते हैं उनको ये क्वेश्चन छोड़ देना चाहिए, फालतू में अपने नंबर को माइनस नहीं कराना चाहिए, बिकॉज जो माइनस मार्किंग है वो 1/3 रहती है। गलत क्वेश्चन लगाओगे तो आपका 1 क्वेश्चन तो कटेगा जो गलत मारोगे, और जो 0.33 नंबर है वो भी कट जाएगा। तो ये क्वेश्चन ऐसे छोड़ने वाले क्वेश्चन होते हैं जो समझ में ना आए।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किस में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है? तो इसमें जो रेड ब्लड सेल होते हैं, है ना, जो रेड ब्लड सेल होते हैं उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, जो सेल होता है उसका पावर सेल होता है, उसका पावर हाउस जो बोला जाता है वो बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस बोला जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है, किसी ना किसी पेपर में ये आपको ज़रूर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पी की लंबाई 5 फीट है। पी की लंबाई 5 फीट है। मान लीजिए पी की लंबाई 5 फीट है और उसने ध्यान दिया कि उसकी परछाई 7 फीट है। जो उसकी परछाई है वो 7 फीट बनी। ये लंबाई है उसकी 5 और 7 फीट बनी। उसके बाद उसने मापा कि स्कूल की इमारत की परछाई 42 है। मतलब जो स्कूल की इमारत है उसकी परछाई कितनी है? 42 है। तो आपको आपको निकालना है स्कूल की इमारत की लंबाई, मतलब आपको ये एच फाइंड आउट करनी है। तो आप देखोगे कि 7 मतलब 6 गुना है इसकी परछाई की 6 गुना है। इसकी परछाई की 6 गुनी है ना, 6 का गुणा हुआ है। तो ऐसे ही इसमें भी 6 का गुणा कर दें, तो इसमें जब 6 का गुणा कर देंगे तो आएगी 6 गुणा 5 बराबर 30। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 30 मीटर हो जाएगा। 30 फिट में दिया है, फिट में हो जाएगा। सी इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रणाली के जीनोम में को नवंबर में प्रकाशित किया गया था जो 10 वर्ष तक बिना भोजन पानी के जीवित रह सकता है और मॉस पिगलेट के रूप में भी जाना जाता है? तो इसमें आपको बताना है, ये भी शायद मेरे हिसाब से छोड़ने वाला क्वेश्चन है। अगर किसी ने ज़्यादा पढ़ लिया होगा तो ही उससे बनेगा। तो इसका आंसर जो है वो सी है, टार्डिग्रेड इसका आंसर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित ग्रहों में से किस ग्रह पर कोई चंद्रमा नहीं है? तो ऐसा एक ही ग्रह जिसका कोई चंद्रमा नहीं है वो है शुक्र ग्रह, है ना। शुक्र ग्रह में कोई भी चंद्रमा नहीं है, बाकी सबके कोई ना कोई उपग्रह हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक दुकानदार ने एक वस्तु का अंकित मूल्य 160 रुपये रखा। मतलब उसने 160 रुपये रखा कि मैं 60 रुपये में बेचूंगा। यदि वह 10% की छूट देने के बावजूद भी 20 रुपये का लाभ कमाता है। मतलब 160 रुपये में अगर वो 10%, मतलब इसका 10% कितना होगा, माइनस इसका 10% करेंगे तो वो होगा 144। अगर वो 144 रुपये में भी इसको बेचता है ना तो उसको 20% का लाभ होता है। मतलब एक्स का 120% जो है वो है 144। तो अगर आपको निकालना है तो आप ऐसे करेंगे, एक्स गुणा 144, एक्स का 120 अपॉन 100 बराबर 144। जब आप यहाँ से x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो b जो आपका 120 है वो आपका करेक्ट आंसर आएगा। तो आपका ये थर्ड वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के प्रधानमंत्री के पद के लिए नामित किए जाने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो यहाँ पीएम के लिए पूछा है, तो पीएम के लिए जो है वो आयु होनी चाहिए आपकी 25 और लोकसभा अध्यक्ष भी होना चाहिए। यदि वह लोकसभा अध्यक्ष है तो उस 25 उम्र में वो भारत का पीएम बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2013 में प्रक्षेपित किया गया भारत का पहला विशेष रक्षा उपग्रह में से कौन सा है? तो इसमें आपको बताना है। तो ये आपका ए नंबर का GSAT-7 आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके का, बहुत ही सिंपल है बट इसको करने में काफ़ी लोग गलती करते हैं, तो मैं इसको बताता हूँ कैसे करना है। इसमें लिखा है 0.00081 अपॉन 0.0009। अब आपको सॉल्व इसको कैसे करना है? सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे इसको दशमलव से हटा लेना है। तो यहाँ 5 जीरो आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 जीरो आ जाएंगे। एंड यहाँ पे गुणा करेंगे तो आपके कितने जीरो आ जाएंगे? 1 0 ये आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 जीरो, तो 2 जीरो कट गए। उसके बाद ये सब हट जाएगा, यहाँ पे आपको बचेगा 81/9। तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा। तो जब आप यहाँ पे देखोगे तो आपको फाइनली क्या आता है? 9/1000। तो इसको आप आसानी से लिख सकते हो 0.009।
9, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो 0.009 बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? इसको डायरेक्टली सॉल्व करोगे तो आपका निश्चित रूप से गलत होगा, क्योंकि दशमलव में पता नहीं चलता है कि कैसे क्या हो रहा है। जब आप ऐसे इसको बिना दशमलव में मतलब सिंपल में चेंज करके फिर उसके बाद आप इसको सॉल्व करो, वापस से दशमलव में चेंज कर दो, तो फिर आपका करेक्ट आ जाएगा। ये वाला ऑप्शन का आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है वेन डायग्राम का आपको क्वेश्चन दिया है। कुछ लड़के लड़कियां हैं, तो मैं कुछ जो बॉयज़ हैं वो क्या हैं, गर्ल्स हैं, एंड सभी जो लड़कियां हैं वो गायक हैं। जो सभी लड़कियां हैं गर्ल्स हैं वो हैं गायक हैं। तो गायक को मैं म्यूजिशियन लिख देता हूँ या सिंगर लिख देता हूँ, सिंगर, है ना। तो ये आपका वेन डायग्राम बनेगा। अब इसमें जो है कुछ गायक लड़कियां हैं, कुछ गायक जो हैं लड़कियां हैं, ये भी सही है, और कुछ गायक लड़के हैं, ये भी सही है। तो आपका दोनों करेक्ट हो जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन आपको करेक्ट मिलेगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, महिलाओं ने पहली बार वर्ष खालिस्तान में ओलंपिक खेलों की सभी स्पर्धाओं में हिस्सा लिया था, तो कौन सी सन में लिया था? तो बी नंबर का ऑप्शन 2012 में महिलाओं ने सभी खेलों में हिस्सा लिया था। बी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है ये बहुत ही सिंपल है। 12 मीटर और 17 मीटर के दो खंभे ज़मीन पर सीधे खड़े हैं। मान लो ये 12 मीटर का है, ये 17 मीटर का है, ठीक है। इनके बीच पैरों की दूरी 12 है, ठीक है। और तो इनके शीर्षों के छोरों के बीच की दूरी, मतलब आपको ये फाइंड आउट करनी है। तो आप ऐसा बना लीजिए, तो यहाँ पे भी 12 होगी, ये टोटल 17 है। अब जब ये 12 है तो ये भी 12 होगी, तो ये 12 है तो ये 17 में से 12 जाएंगे तो ये 5 हो जाएगी। तो आप यहाँ पे ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना, तो इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। तो इसमें जो पाइथागोरस थ्योरम होती है, मान लो कि इसको एक्स मान लिया है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। तो जब आप x की वैल्यू निकालोगे तो आपको 13 आएगी। तो 13 इसका सही आंसर हो जाएगा। सी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका है, बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला मानव कौन था? तो ये भी बहुत है स्टैटिक जीके का। जो लूसेंट है, लूसेंट के सबसे लास्ट पृष्ठ पे जो दिए गए हैं उनमें से ये एक क्वेश्चन है। इसका आंसर है यूरी गार्गिन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय बाघों की घटती आबादी के लिए भारत की सर्वाधिक प्रसिद्ध वन्य संरक्षण परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर कौन से साल में शुरू गई? तो प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया, डायरेक्ट कहने का मतलब ये है। तो बी ऑप्शन 1973 में ये योजना चालू की गई भारत के बाघ जो हैं उनको बचाने के लिए, क्योंकि वो धीरे धीरे से विलुप्त होते जा रहे हैं। अब नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी जो है निम्नलिखित में से किस देश में होकर प्रवाहित नहीं होती है? तो कौन से देश में नहीं जाती है? इसका आंसर डी है, नेपाल में नहीं जाती है, क्योंकि ये नेपाल की सीमा से दूर होकर बहती है और ये नेपाल में नहीं जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में उल्लिखित आपातकालीन प्रावधान किस देश के से संबंध, मतलब भारत में जो आपातकाल लगाया जाता है वो किस देश के किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका जो आंसर है वो है आपका सी नंबर का ऑप्शन है, जर्मनी के संविधान में ऐसा लिखा हुआ है। आपातकाल का जो प्रावधान है वो लिखा हुआ है, वहाँ से हम लोगों ने इसको लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 90 मेज। अब देखो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन बहुत सिंपल। 90 मेज का क्रय मूल्य 60 है, तो 60 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो इसका प्रतिशत निकालना है आपको। तो आप इसका प्रतिशत जब निकालोगे तो इसमें से आप डिफरेंस करोगे। 90 में से 60 गए तो कितने बचे? ये बचे 30, अपॉन में 60 कर दोगे तो ये बचेगा 0.5 इंटू परसेंट में निकालना है तो 100, तो ये 50% आ जाएगा। तो ये आपका आंसर जो है वो 50% आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, एक 45 सेंटीमीटर लंबी, आप देखो एक चौकोर है, इसको सही से समझना। एक चौकोर है, आयत है, ठीक है, रेक्टेंगल है कुछ इस तरीके का। ये 35 है, ये है आपका 45। अब इसमें पूछा गया इसके चारों कोनों से 5 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग, मतलब 5 ऐसे ऐसे वर्ग काटे गए हैं 4। समझ में आया? अब ये 5 5 कट गए तो
फिर इसके बाद इसका एक टंकी बनाई जाती है, मतलब जो ये इसको ऊपर ले जाके इसको ऊपर, तो एक टंकी बनती है, उसका आपको आयतन निकालना है। तो आयतन होता है लंबाई, मतलब लेंथ, विड्थ एंड हाइट का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका जो है आयतन आ जाएगा। तो आयतन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी हाइट निकालेंगे। तो हाइट कितनी होगी, 5 होगी हाइट, क्योंकि ये 5 है, ऊपर जाएगा तो 5 ही रहेगा, तो हाइट कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। इनटू विड्थ कितनी हो जाएगी, विड्थ अब ये 35 थी, 35 5 इधर निकल गया, 5 इधर निकल गया, तो कितना बचा 25, तो 25 बचा। इनटू अब ये लेंथ 5 इधर निकल गया, 5 इधर निकल गया, टोटल 45 था, तो टोटल कितना बचा 35। जब आप इन तीनों का गुणा करेंगे तो आपको जो आएगा वो आएगा 4375। तो ये आपका डी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 के प्रथम 20 गुणकों का औसत निकालिए। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको पूरे नहीं करते रहना है। 8 16 डॉट 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 160 तक होंगे अगर 20 निकालेंगे तो आपको जो पहली और लास्ट है, तो पहली और लास्ट कितनी है 160 प्लस 8, इसमें आपको 2 का भाग दे देना है। जब आप 2 का भाग देते हो इसमें तो कितना बचता है आपको बचता है 84। तो यही आपका करेक्ट आंसर है, 84 सी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये वाला आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित अनुच्छेद का उस आधारित प्रश्नों का उपयोग कर, मतलब ये पैसेज है, ठीक है, हिंदी में किया हुआ है इनने, तो बहुत ही सिंपल है। इसमें आपको गोल मेज वाला क्वेश्चन है, एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो ये इसमें काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं इसको नहीं कराऊंगा। ठीक है, आप लोगों को ये खुद से करना है, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है इसलिए आपको ये खुद से करना है, होमवर्क है ये आपको। नहीं बनेगा डेफिनेटली इसके लिए अलग वीडियो बना देंगे, बट ये आपको खुद से करना है, वीडियो लंबा हो रहा है क्योंकि। ठीक है, तो इसके जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत ही आसान है, 2 मैंने बता दिए थे, नेक्स्ट आपको खुद से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सिंपल है, 87 नंबर का क्वेश्चन है। ये दिया हुआ है 11 से विभाजित होता है तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या में x का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, जितनी भी संख्याएं दी हुई हैं, ठीक है, इनको रख के यहाँ देखना है, आपको सबसे छोटी से रख के देखना है, बिकॉज ऑफ इसमें सबसे छोटी पूछा गया है, तो यहाँ सबसे छोटी से आपको रख के देखना है और 11 का भाग दे के देखना है। ये बहुत ही सिंपल है, तुरंत हो जाएगा, जिसमें भाग चला जाएगा वही आपका आंसर होगा। तो आपका डी नंबर का ऑप्शन है। अगर मान लो 2 में जाता है तो जो छोटी संख्या में जाएगा ना, मान ली 6 में जाता है और 7 में जाता है, 6 रखोगे तब भी जाएगा, 7 में रखोगे तब भी जाएगा, तो जो 6 वाला होगा वो आपका आंसर होगा। मैं दूसरे क्वेश्चन के लिए बता रहा हूँ, बट इस क्वेश्चन में आपको जा रहा है आपका डी नंबर, मतलब जो 8 है उसमें जा रहा है, जो सबसे बड़ा है उसमें जा रहा है, तो आपका यही क्वेश्चन यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट फिर से ब्लड रिलेशन का है, मतलब 3-4 ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आते हैं। अनीता अर्जुन के मामा के पिता की इकलौती बेटी है। तो मैं चाहता हूँ ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आप लोग स्वयं सॉल्व करें, बिकॉज आप अगर खुद से करेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी से रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 13, 19, 21 एंड 22, इसको आपको एलसीएम निकालना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे जितनी भी संख्याएं दी हुई हैं कोई भी कॉमन नहीं है कि कॉमन किसी से कट रहा हो। ठीक है, तो इनका चारों का मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो जो आंसर आएगा वो आपका ए नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, मतलब ए नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बिकॉज इसमें निकालते ऐसे हैं 13, 19, 21, 22, तो ऐसे करके निकालते हैं, बट इसमें कोई भी कॉमन ही नहीं मिल रहा है, तो चारों का गुणा करेंगे, जो आंसर आएगा वही आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस में केसर की खेती होती है। तो केसर की खेती ठंडे प्रदेशों में ज़्यादा होती है, और ठंडा प्रदेश अपने यहाँ कौन सा है, जम्मू कश्मीर, तो आपको यहाँ होती है। अब ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं आ सकता बिकॉज राज्य नहीं है, जम्मू कश्मीर आपका राज्य नहीं बचा, आपका केंद्र शासित प्रदेश हो गया है, तो इसलिए आपको भारतीय राज्य नहीं आएगा, याद रखना। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो आपका फर्स्ट वाला है, ये सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका निम्नलिखित में से जर्मन वैज्ञानिक ने एक्सरे की खोज की। तो एक्स रेज होती हैं, जो इसकी जो खोज की थी वो आपके जो वैज्ञानिक थे वो कौन से थे, विल्हेम रोएंटजेन, ये आपका ए नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है चिन्हों के उपयुक्त समुच्चय का चयन कीजिए। तो ये आपको देख रहे हो कि ये
सिंपल ही क्वेश्चन है ना, ये सिंपल क्वेश्चन है, अपन पहले कर चुके हैं। तो 84 अपॉन 12 इंटू 5 + 6 इजिकल टू 41 जो होगा 41 हो जाएगा। तो ये आपका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो 93 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का कारण नहीं है। तो अगर समुद्री डंपिंग मतलब समुद्र में कुछ फेंकेंगे तो कचरा होता है तो जल प्रदूषण होता है, घर का कचरा उसमें फेंकेंगे तो भी जल प्रदूषण होता है, जल पर तट पर मछली पकड़ना इसमें कोई प्रदूषण नहीं है, अपन मछली पकड़ रहे हैं, कौन सा उसमें कुछ डाल रहे हैं, तेल फैलाना, अगर उसमें तेल डालते हैं तो वो परत जम जाता है उसके ऊपर, तो इससे जल प्रदूषण होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी नंबर का हो जाएगा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, इस यमनी पत्रकार और राजनेता को मानव अधिकारों के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए 2011 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, वह कौन थे। तो इसमें देखो स्टैटिक जी के 2011 में मिला हुआ था नोबेल पुरस्कार पीस का, और आज पूछा है ना। तो इसका जो बी नंबर का ऑप्शन है लबाकुल करमाल, ये क्वेश्चन है आपका करमाल है। तो ये कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, मैक्सिमम टाइम नहीं पूछते हैं, बट आ गया है तो इसको क्या ही बोलेंगे, करना ही पड़ेगा, या तो छोड़ देंगे या फिर आता है तो करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। भारत में जून सितंबर बरसात का मौसम है, मतलब जून से सितंबर तक बरसात का मौसम है। तो इसमें जो कथन निष्कर्ष जो निकालना है वो दिए हैं, भारत में हमेशा इन 4 महीनों के दौरान ही बारिश होती है, ऐसा कौन कहता है, ऐसा नहीं सही है। और भारत में केवल बरसात के मौसम के दौरान ही बारिश होती है, ये भी गलत है। तो कोई भी इससे सहमत नहीं है। तो डी नंबर वाला जो आपका ऑप्शन है, ना तो A1 और ना ही 2, तो ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, स्वतंत्रता से पूर्व भारत में से कौन सी ऐसी फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं थी। तो मतलब ऐसा कौन सा क्षेत्र था जहाँ पर फ्रांसीसी कॉलोनी फ्रांसीसी जो लोग थे वो नहीं थे। तो ये क्वेश्चन रेलवे द्वारा ख़त्म कर दिया गया है, मतलब इसमें कुछ गलती है, तो ये क्वेश्चन भी हम लोग नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, यदि ABC और DEF समरूप त्रिभुज हैं जिसमें BC और VC बराबर 4 सेंटीमीटर हैं, EF बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो समरूप त्रिभुज कुछ ऐसे दिए हुए हैं, है ना। तो ABC हो गया, ABC, DEF हो गया, DEF हो गया। अब इसमें जो आपका बेस दिया हुआ है, शायद बेस दिया हुआ है, इसका क्षेत्रफल 144 दिया हुआ है, ठीक है। एंड जिसमें BC बराबर ये 4 दिया हुआ है, BC 4 दिया हुआ है और ये 7 दिया हुआ है, तो इसका क्षेत्रफल आपको बताना है कि कितना होगा। तो ये आपको होमवर्क है, ये आप लोग हमें बताएं कमेंट करके, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ। फार्मूला जो होता है इसका वो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है ना। तो जो ये त्रिभुज होता है ये आपका बेस हो गया और ये आपका हाइट हो गया। तो ये बेस आपको दिया हुआ है, हाइट आप कैसे भी फाइंड आउट करके, और इसका हमें एरिया ज़रूर बताएं कमेंट करके। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, पशुओं की प्रजातियां ज़्यादातर खालिस्तान के कारण विलुप्त हो रही हैं। तो जो पशु हैं उनकी जो जातियां हैं वो क्यों विलुप्त होती हैं। पहला है आवास विखंडन। तो आवास विखंडन का मतलब है कि जो आवास होता है वो उन्हें रहने के लिए ढंग से नहीं मिल पाता, समझ रहे हो। मतलब जो पशु हैं, जो पालतू पशु हैं, वो या तो खुले में पड़े रहते हैं या फिर ठंड या बरसात या वैसे ही पड़े रहते हैं, उनके रहने जो आवास का है उनके पास अभाव होता है, तो इसीलिए वो मर जाते हैं जल्दी। तो यही आपका करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट जो है अम्ल वर्षा, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये पानी की कमी, ये तीनों गलत हैं। बट जो ये आवास विखंडन है इसके कारण ही वो मरते हैं ज़्यादातर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका बहुत ही गुणा आपको करना है इसमें। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको ऐसा गुणा जब भी आए तो आपको 326 गुणा 7.2 कर लेना है, ठीक है। जब भी आप ऐसा करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 23,472, ठीक है। अब इतना आ गया। अब आप बोलोगे कि दशमलव भी है, तो दशमलव के लिए आपको गिन लेना है कितने अंक के पीछे है। तो एक यहाँ से पीछे है, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, तो आपको 3 गिन लेना है, 1 1 2 3। तो आपका जो हो जाएगा 23.472
23.472, तो आपका 23.472 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? तो जो पहले वैज्ञानिक थे आपके वो थे मेंडलीफ, है ना। मेंडलीफ जो थे आपकी जो आवर्त सारणी बनाई थी, मूल तत्व थे उसकी जो आवर्त सारणी सबसे पहले बनाई थी वो थी मेंडलीफ की आवर्त सारणी, जो हम लोग पढ़ते हैं। एक होती है मौसले की, जो इनसे पहले थे उनने मौसले ने भी एक आवर्त सारणी की बनाने की कोशिश की थी, है ना। और जो रॉबर्ट न्यूलैंड, तो न्यूलैंड का अष्टक नियम था जो कि आपने शायद पढ़ा होगा 11th क्लास में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है लेकिन वो है आपका मेंडलीफ। मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी है वो आपकी पहली आवर्त सारणी है मूल तत्वों की, तो ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो आज के में हमने 100 के 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ हमारी चैनल को लाइक, जो हमारा वीडियो है उसको लाइक करें, इसको शेयर करें, एंड हमारी चैनल है इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपको नई नई जो वीडियो आती हैं, नए नए पेपर आते हैं, एसएससी, जेई, एई या फिर गेट या फिर रेलवेज़ या रेलवे जेई, जो भी आता है आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले और आप उसको सबसे पहले कवर कर पाएँ, ठीक है। और अपने दोस्तों में इस लिंक को ज़रूर शेयर करें जिससे सभी लोग इसको पढ़ पाएँ, ठीक है। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आगे की वीडियोस देखते रहें। धन्यवाद।